हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ आज आपको बताऊंगा दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश के बारे में। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। देखिए, गुलाम वंश क्या था। गुलाम वंश जो था, इसको दास, गुलाम वंश और ममलुक शासक भी इनको कहा जाता था। यानी देखिए, जो ममलुक शासक थे वो क्या थे। देखिए इसके अंदर क्या है, ममलुक किसे कहते हैं। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जो स्वतंत्र माता पिता की संतान जो आगे चलकर दास बन जाते थे उन्हें ममलुक शासक कहते थे। अभी ममलुक शासक, जो ममलुक शब्द ये किसने कहा इसको ममलुक। तो देखिए, एक प्रोफेसर हबीबुल्लाह हैं, उसने मिस्र के इतिहास से ये उदाहरण लेकर नामकरण किया है इसका। वहीं एक अजीज अहमद हैं जो इनको आरंभिक तुर्क शासक कहते हैं। वहीं कुछ इतिहासकार इन सुल्तानों को आदि तुर्क भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं पहले आपको ये समझाता हूँ, तब आपकी समझ में ये कहानी आएगी। देखिए, जो ये ममलुक सुल्तान थे या दास सुल्तान थे या जिसको हम गुलाम वंश बोलते हैं, इन्होंने 1206 से 1290 तक शासन किया। ठीक है, और इसके अंदर भी 3 वंश हुए, यानी कुतुबी वंश हुआ, कुतुबी वंश, एक शमसी वंश हुआ और एक बलबनी वंश हुआ। यानी जो कुतुबी वंश था, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 1206 से 1210 तक इन्होंने शासन किया था। राइट। जो शमसी वंश है, ये 1210 से 1265 तक इन्होंने शासन किया। इसकी स्थापना जो की थी वो इल्तुतमिश ने की थी। वहीं बलबनी वंश है, बलबनी वंश का जो शासन रहा है वो 1266 से 1290 रहा है। इसकी स्थापना बलबन ने की थी। ठीक है, अगर हम इनके शासकों के बारे में बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, कुतुबी वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया। वहीं एक था आराम शाह जिसने 1210 में शासन किया। यानी लगभग 5-6 महीने इन्होंने, 8 महीने इन्होंने शासन किया था। राइट। अगर इल्तुतमिश में देखें तो एक इल्तुतमिश खुद इम्पोर्टेंट है, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज था, उसके बाद एक रजिया सुल्तान है जो ये इम्पोर्टेंट है, उसके बाद इसमें कोई भी इतना इम्पोर्टेंट शासक है नहीं। अगर वहीं बलबनी वंश में बात करें तो सिर्फ स्वयं बलबन ही इम्पोर्टेंट है, बाकी और के बारे में डिटेल में इतना जानने की ज़रूरत है नहीं। तो ये जो 3 वंश बताए हम और जो ये शासक आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे गुलाम वंश के थे। ठीक है, गुलाम वंश के आगे कौन सा वंश आया था फिर, तो उसके बारे में देखिए। उसके बाद आया था खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश के बाद सैयद, फिर लोधी वंश आया था। देखिए, इसके लिए जो ये वंश हैं, अगर इनको याद करेंगे तो किस तरह याद करना चाहिए। देखिए, गुल खां तुरसैल, यानी जो ये ट्रिक है आप इससे इनको याद कर सकते हैं, गुल खां तुरसैल से। यानी गुल से क्या बनता है, गुलाम वंश। राइट। और अगर खां से देखें तो खां से क्या बनता है, खां से खिलजी वंश बन जाता। राइट। तुर से क्या बन जाता, तू से तुगलक वंश बन जाता, से सैयद वंश बन जाता और ले से लोधी वंश बन जाता। राइट। अगर वहीं शासन की बात करें तो सबसे जो कम शासन किया था इस वंश के अंदर, इन वंशों के अंदर, यानी टोटल 5 वंशों ने शासन किया था दिल्ली पर और 320 वर्ष शासन किया था। कितने वर्ष किया था, 320 वर्ष। 320 वर्ष इन्होंने शासन किया था और 5 वंश थे। राइट। जो सबसे कम शासन किया था वो खिलजी वंश ने किया था, सिर्फ 30 वर्ष। कितने टाइम किया था, 30 वर्ष। खिलजी वंश का जो शासन रहा था वो 1290 से 1320 रहा था। कितना रहा था, 1320। ठीक है, 1290 से 1320 तक इन्होंने शासन किया था। और सबसे जो लंबा शासन किया था वो तुगलक वंश ने किया था, 94 साल। कितने साल, 94 साल। यानी 1320 से लेकर 1412 तक इन्होंने लगभग शासन किया। कब से कब तक,
1420 से 1412 तक। ठीक है। अगर सुल्तानों की बात करें तो सबसे जो लंबा शासन रहा वो रहा था बहलोल लोदी का। किसका? बहलोल लोदी का 38 वर्ष। उसके बाद जो फिरोज तुगलक था उसका 37 वर्ष रहा था शासन। ठीक है। 1236 से 1296 तक तो कुल 10 सुल्तान हुए थे, जबकि 1236 से 1246 तक 5 सुल्तान बदले जा चुके थे। यानी तो इससे ये समझ में आता है, यानी 1236 से 1246 तक यानी 10 वर्ष में 5 सुल्तान बदले, यानी कितना टिपिकल टाइम था ये उस टाइम। ठीक है। अब एक और समझने वाली बात है, यानी एक और पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी इनमें से कौन कौन से सुल्तान हिंदू माँ की संतान थे। तो उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा NGFS। क्या है? NGFS, यानी N से क्या बनता है? N से बनता है नसरुद्दीन खुसरो शाह। क्या बनता है? नसरुद्दीन खुसरो शाह। और G से बनता है, देखिए G से बनता है गयासुद्दीन तुगलक, F से बनता है फिरोज तुगलक और S से बनता है सिकंदर लोदी। यानी ये 4 शासक ऐसे थे जिनकी जो माएँ थी वो हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो नसरुद्दीन महमूद है, यानी जो नसरुद्दीन महमूद है, नसीरुद्दीन महमूद, अब ये नसरुद्दीन महमूद, ये 2 नसरुद्दीन महमूद हैं, 2 थे। देखिए कौन कौन से थे। एक तो वो था जो इल्तुतमिश के वंश में था, यानी शमसी वंश के अंदर था, यानी अंतिम तुर्की सुल्तान था जो। देखिए ये जो था ये यानी ये इम्पोर्टेंट क्यों है, यानी यहाँ से बलबन ने लगभग टेक ओवर कर लिया था शासन का। किसने? बलबन ने। और ये बलबन का दामाद था। समझ में? ठीक है, समझे? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। वहीं अगर दूसरे नसरुद्दीन महमूद की बात करें तो जो दूसरा नसरुद्दीन महमूद है वो अंतिम तुर्की सुल्तान था और वो तुगलक वंश से बिलोंग करता था। किससे करता था? तुगलक वंश से। अच्छा, इस नसरुद्दीन जो महमूद है, नासिरुद्दीन महमूद है, इसका शासन है 1246 से 1265 तक। और जो अंतिम तुर्की सुल्तान था नसरुद्दीन महमूद, उसका शासन था 1394 से 1412 तक। यानी उसका शासन कब से कब तक था? 1394 से 1412 तक उन्होंने शासन किया था। ठीक है, उसने तो वो अंतिम तुर्की सुल्तान था। राइट। अगर दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था वो इब्राहिम लोदी था, जो लोधी वंश का भी अंतिम सुल्तान था। और इब्राहिम लोदी ही वो सुल्तान था जो युद्ध करते हुए मारा गया था, यानी 1526 के अंदर। ठीक है। तो दोस्तों ये अब आपको समझ में आया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखिए ये मेरे को समझाना था आपके लिए। अब मैं आगे आपके लिए चलता हूँ। अब बात करेंगे हम सिर्फ इम्पोर्टेंट सुल्तानों के बारे में। देखिए यहाँ पर बात हो रही है ममलुक सुल्तान की, यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने 1206 से 1210 तक शासन किया। इसकी राजधानी जो थी वो थी लाहौर। क्या थी? लाहौर थी। अब जो ऐबक का अर्थ है, ऐबक का अर्थ होता है ए चंद्रमा। क्या होता है? ए चंद्रमा। ठीक है, या बेक स्वामी। क्या होता है? ए चंद्रमा या बेक स्वामी। ठीक है। उसके बाद अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। मिनहाज क्या कहते हैं? मिनहाज कहते हैं कि इसके हाथ की उंगली जो थी वो टूटी हुई थी, इसलिए इसको एब कैसल कहा जाता था। क्या? एब कैसल। और एब कैसल कहते हैं हाथ से लूला, यानी हाथ से लूला हो जो उसको। ठीक है।
जो इनकी उपाधियाँ थी, जो उपाधियाँ थी इनकी, वो उपाधियाँ क्या थी? इनको पील बख्श भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पील बख्श। क्या कहा जाता था? पील बख्श। पील बख्श मतलब हाथियों को दान देने वाला, ठीक है। लाख बख्श भी कहा जाता था, यानी लखता, और इसको कुरान खां भी कहा जाता था। हातिम द्वितीय भी इसकी उपाधि थी, जो इसके, ठीक है, हातिम द्वितीय। जबकि गोरी ने जो इसके लिए उपाधि दी थी वो थी मलिक और सिपह सालार की। ये दो उपाधियां इन्होंने इसके लिए दी थी। किसने? मोहम्मद गोरी ने। 3 वर्ष बाद गोरी के महमूद से, यानी जो गोरी का लड़का था महमूद, गोरी के महमूद से दास्यु मुक्ति पत्र इनको मिल गया था और सर्वप्रथम ये सुल्तान बना। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। जबकि जो ये दास्यु मुक्ति पत्र लेकर आया था फिरोज खो निजामुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी लाए थे। कौन लेकर आया था? निजामुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। तुर्क राज्य का संस्थापक माना जाता है इसको। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। वहीं गजनी की जनता का इससे 40 दिन के अंदर ही मोह भंग हो गया था। तब एक और उन्होंने विद्रोह कर दिया, तो ऐबक को लाहौर भागना पड़ा। कहाँ भाग गया था? लाहौर, ठीक है। अगर उसके बाद हम बात करें, जो ऐबक था, यानी इसका प्रारंभिक जीवन देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक जनजाति का था। ये ऐबक जनजाति का तुर्क था। ये क्रूर भी था बेचारा, सुंदर नहीं था, क्रूर था। इसके माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे। कहाँ थे? तुर्किस्तान के। तो इनके माता पिता ने इनको काजी अब्दुल अजीज कोकी को बेचा। किसको? काजी अब्दुल अजीज कोकी को बेच दिया। और जो काजी अब्दुल अजीज कोकी था, उसके पुत्रों ने इसको गजनी में गोरी को बेच दिया था। किसको बेच दिया? गोरी को, मोहम्मद गोरी को, ठीक है। गोरी ने इसके लिए अमीर आखुर का पद दिया, यानी इसको अमीर आखुर बना दिया था, ठीक है। 1192 में भारतीय प्रदेशों का इसको सूबेदार बना दिया, यानी बहुत प्रोग्रेस करने लग गया। कहाँ क्रूर था, इसको कोई खरीदता भी नहीं था। 1192 1206 तक ये प्रतिनिधि रहा। ये इम्पोर्टेंट, देखिए कितनी वैल्यू बढ़ी हुई है इसकी। 1206 में एक शासक ही बन गया। कब? 1206 के अंदर तो शासक बन गया। 1205 में गोरी ने वली अहद इसको घोषित कर दिया। वली अहद का मतलब होता है अपना उत्तराधिकारी, इसको घोषित कर दिया। अब बात आती है इनके दुश्मनों की, यानी इसके दुश्मन कौन कौन थे। तो इनके अंदर था, एक तो नसरुद्दीन कुबाचा था और एक था ताजुद्दीन एल्दोज। कौन कौन थे? नसरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन एल्दोज, ये दो इसके दुश्मन थे, ठीक है। तो जो नसरुद्दीन कुबाचा था, इससे इन्होंने अपनी बहन का विवाह भी कर दिया था, कि जिससे मैटर सॉल्व हो जाए, यानी दोस्ती बढ़ जाए। अब देखिए कौन कहाँ का सूबेदार थी, यानी जो ऐबक था ये लाहौर का सूबेदार था। कुबाचा था जो ये सिंध का था, सिंध का सूबेदार। एल्दोज था अजनी का, यानी गजनी का, सॉरी, किस कहाँ का? गजनी का। जबकि बंगाल में ऐबक ने कैमाजू रूमी को भेजा था। बंगाल में जो ऐबक था इसने कैमाज रूमी को भेजा, तो कैमाज रूमी ने अली मर्दान खां को वहाँ का सूबेदार बना दिया था, ठीक है। अगर ऐबक की सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो हसन निजामी ने एक बुक लिखी है ताजुल मासिर। कौन सी? ताजुल मासिर, ठीक। किसके दरबार में रहता था वो? ऐबक के दरबार रहता था। तो हसन निजामी ने इस बुक के अंदर बताया है कि ऐबक ने दिरहम और दिनार नाम के सिक्के चलाए, जबकि जो अदर राइटर्स हैं वो क्या कहते हैं कि उसका कोई सिक्का मिला ही नहीं है, ठीक है। जो इन्होंने अपना पहला वजीर बनाया था वो फ़क्र मुदब्बिर को बनाया था, और जो फ़क्र मुदब्बिर थे भारत के सबसे पहले मुस्लिम विचारक थे। क्या थे? भारत के सबसे पहले मुस्लिम विचारक,
ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसने लिखा क्या है, आदाब उल हर्ब व सुजाता, यानी ये कब लिखी थी इन्होंने, आदाब उल हर्ब व सुजाता इल्तुतमिश के शासनकाल के अंदर लिखी थी, ना कि ऐबक के काल में। कब लिखी, इल्तुतमिश काल। 1206 के अंदर सजरा ए असब इन्होंने लिखी थी। देखिए दिल्ली, जो दिल्ली थी इसका नाम क्या था, इसको क्या कहा जाता था, कुव्वतुल इस्लाम। क्या कहा जाता था, कुव्वतुल इस्लाम। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा, कुतुब मीनार, ये सब चीज़ों की नींव किसने रखवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यानी जो दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद, ठीक है, और कुतुब मीनार की नींव किसने रखवाई, ऐबक ने रखवाई थी, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अबुल फजल क्या कहता कि उसने भले और महान कार्य किए थे, किसने, ऐबक ने। कौन कहता है, अबुल फजल, राइट। ऐबक की अगर मृत्यु की बात करें तो लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 में इसकी मृत्यु हो गई, और इसको कहाँ दफनाया गया, लाहौर के अंदर ही इसको दफनाया गया, ठीक है। उसके बाद आता है इसी वंश का आराम शाह, जिसने 1210 से 1211 तक शासन किया था। ऐबक के बाद लाहौर का शासक बना कौन, आराम शाह, राइट। 1210 से 1211 तक शासन किया था। मिनहाज इसके बारे में क्या कहते हैं कि जो ऐबक था उसके 3 पुत्रियां थी, पुत्र नहीं था। यानी बहुत से जो राइटर हैं वो क्या कहते हैं, इतिहासकार, कि आराम शाह ऐबक का पुत्र था, जबकि मिनहाज कहते हैं कि ऐबक के तो सिर्फ 3 पुत्रियां थी, पुत्र नहीं था उसके। वहीं अबुल फजल ये कहते हैं कि ऐबक का ये भाई था। अबुल फजल क्या कहते हैं कि ऐबक का भाई था। आराम शाह ने कुल 8 माह शासन किया था। कितने माह, 8 माह। इल्तुतमिश ने इसको हरा दिया, और 2 तुर्क सेनापति थे इसके, 2 तुर्क सेनापति थे इसके। अक्सुनकर कौन था, एक तो था अक्सुनकर और दूसरा था फरूक शाह। ये दोनों बेचारे मारे गए। आराम शाह को लाहौर के सरदारों का समर्थन था। कहाँ का समर्थन था, लाहौर के सरदारों का। जबकि जो इल्तुतमिश था इसको दिल्ली के सरदारों का समर्थन था। जबकि आराम शाह को किसका समर्थन था, लाहौर के सरदारों का, ठीक है। इल्तुतमिश को दिल्ली के सरदारों का समर्थन था। अगर बात करें हम इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश जो था इन्होंने 1211 से 1236 तक शासन किया। इसकी उपाधि क्या थी, सुल्तान सईद, यानी भाग्यशाली सुल्तान, जो इन्हें मिनहाज ने कहा था, राइट। खलीफा ने इसको सुल्तान आजम तथा नासिर अमीरुल मोमिनीन की उपाधि दी थी। किसकी, नासिर अमीरुल मोमिनीन। गुलामों का गुलाम भी इसको कहा जाता है, किसको, इल्तुतमिश को। मकबरों का पितामह भी इसको कहा जाता है। अभिलेखों में क्या कहा गया है कि ईश्वर की भूमि का संरक्षक, ईश्वर के सेवकों का सहायक, ठीक है। किसको, इल्तुतमिश को। कब से कब तक शासन किया, 1211 से 1236 तक। इसकी जाति क्या थी, ये इल्बरी तुर्क था। जो इसके पिता थे वो इल्म खां थे। कौन थे, इल्म खां। संस्थापक किसका था, ये शमसी वंश का या प्रथम इल्बरी वंश का संस्थापक कहा जाता है। जबकि जो शमसी वंश था इसका अंतिम जो शासक हुआ वह नसरुद्दीन महमूद हुआ, जो मैंने आपके लिए बताया था शुरू में ही। ऐबक का दामाद था ये, ठीक है। इसके नाम का अर्थ होता है राज्य का रक्षक। क्या होता है, राज्य का रक्षक। समानार्थक होता है इसके नाम का आलमगीर या जहांगीर, यानी विश्व विजेता। फारसी में इसका रूपांतर अल्तमस होता है। किसका, इसके नाम का। बदायूं ने क्या कहते हैं कि इल्तुतमिश इसलिए पड़ा क्योंकि ये चंद्र ग्रहण वाली रात को हुआ था। कौन कहता है, बदायूं, कि इसका नाम इल्तुतमिश इसलिए पड़ा क्योंकि ये चंद्र ग्रहण वाली रात को इनका जन्म हुआ था।
अल्तमस 2 बार बिका, यानी जो इल्तुतमिश था कितनी बार बिका, ये 2 बार बिका था। कितनी बार बिका, 2 बार बिका था। एक बार तो ये बिका था बुखारा हाजी को, बुखारा हाजी को, यानी बुखारा का जो हाजी था उसको बिका। दूसरी बात जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्त कबा को, ये व्यापारी इसको गजनी लाए और बेचने के लिए, किसके लिए, बेचने के लिए। गौरी ने गजनी में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी मोहम्मद गौरी था जो, उन्होंने इल्तुतमिश को गजनी में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, ऐबक ने इसे दिल्ली में ख़रीदा था, यानी वो बेचारे जब गजनी में नहीं बिका तो कहाँ लेकर आए, दिल्ली लेकर आए। तो दिल्ली में ऐबक ने इसको ख़रीद लिया। किससे खरीदा, रूमी को अहिलवाड़ा की लूट में 1 लाख रुपए में इसको ख़रीद लिया, यानी रूमी को दे दी। ठीक है, ऐबक क्या कहता था इसको, अपना पुत्र कहता था, किसको, इल्तुतमिश को। मिनहाज ऐबक ने सर्वप्रथम सरजानदार का पद इसको दिया है, यानी क्या है, यानी जो मिनहाज है राइटर, उन्होंने क्या कहा है कि जो ऐबक थे उन्होंने सर्वप्रथम इल्तुतमिश को सरजानदार का पद दिया था। क्या दिया था, सरजानदार का पद दिया था। ग्वालियर विजय के बाद, यानी जो 1200 में ग्वालियर विजय की थी, को सर्वप्रथम वहाँ का किलेदार एवं नगर का अमीर बनाया गया। ये देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी सर्वप्रथम इसको किलेदार कहाँ बनाया गया, जब ग्वालियर विजय किया था इन्होंने, और नगर का अमीर भी इसको तभी बनाया गया था। बदायूं का इसको इक़्तिदार बना दिया, यानी बदायूं की इक़्ता इसके लिए दे दी थी। रेवेटरी कहते हैं कि बदायूं दिल्ली साम्राज्य की सबसे बड़ी इक़्ता थी। ये देखिए, यानी जिस इक़्ता का इसको मालिक बनाया गया वो दिल्ली साम्राज्य की सबसे बड़ी इक़्ता थी। कौन सी, बदायूं। किसने कहा है, रेवेटरी ने कहा। 1206 में गोरी को खोखरों से संघर्ष हुआ। 1206 में जो गोरी था उसका खोखरों से संघर्ष हुआ। अपने सामने मुक्ति पत्र उसी टाइम लिखवाया था जब खोखरों से इनका सामना हुआ था, तो इल्तुतमिश ने वहाँ अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। तो उसी टाइम मोहम्मद गौरी ने अपने सामने ही इसका मुक्ति पत्र लिखवाया, यानी दास्ता से इसको मुक्ति के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसको मुक्ति पत्र बोलते हैं मध्यकालीन भारत में। ऐबक की मृत्यु के बाद अमीर अली इस्माइल ने दिल्ली बुला लिया था इसको, यानी जब ऐबक की मृत्यु हो गई थी तो एक था अमीर अली इस्माइल, उन्होंने इनको दिल्ली बुला लिया था। फिर उन्होंने 1211 में इन्होंने जूद मैदान में विद्रोहियों को इन्होंने हरा दिया था। इब्न बतूता क्या कहते हैं, वजीउद्दीन कसानी नेतृत्व में रुका, क्या इसने दास्ता मुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया था। ये इब्न बतूता इसके बारे में बताते हैं। डॉक्टर आर्नोल्ड क्या कहते हैं, सर्वप्रथम, यानी जो ये आर्नोल्ड है, ये सर्वप्रथम इसने ये कहा है कि इसने दिल्ली जो सल्तनत थी इल्तुतमिश ने, उसका ये अपहरण करता था। अल्तमश के सामने जो चुनौतियाँ थी क्या थी, एल्दोज कुबाचा, यानी एल्दोज और कुबाचा, कुतुबी व मुइजी अमीरों का विरोध, बंगाल का विद्रोह, मंगोल का भी, ये सारी प्रॉब्लम्स इसके सामने थी। यानी जो कुतुबी थे, यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश के थे, और मुइजी अमीर थे, उनका विद्रोह, बंगाल विद्रोह, मंगोलों का भी है, ये सारी प्रॉब्लम्स अल्तमश के सामने थी। एल्दोज जो था वो जनवरी 1216 में 13 इनका तीसरा युद्ध में हार गया था। कब, 13 इनका जो तीसरा वार हुआ था 1216 के अंदर बदायूं लाया गया जहाँ उसकी कब्र है, यानी जो ये एल्दोज था 1216 के अंदर ये 13 तीसरे युद्ध में हारा और इसको वहाँ पर इसको हरा दिया, तो इसको मार भी दिया गया, और बदायूं के अंदर इसकी कब्र है जहाँ लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब देखिए ये 1216 के अंदर एल्दोज ख़त्म, तो अब आया कुबाचा, ये मुल्तान व सिंध का शासक था। 1217 में लाहौर छीन लिया, किसने, इल्तुतमिश ने, किससे, कुबाचा से,
और अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद को वहाँ पर नियुक्त कर दिया। किसको? अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद को वहाँ पर नियुक्त कर दिया, राइट। 1227-28 में सिंध नदी में डूबकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। किसने? कुबाचा ने। यानी 1 से 1216 में छुटकारा मिला, 1 से 1227-28 में। किस नदी में डूबे थे ये कुबाचा? सिंध नदी में। 1228 में मुल्तान ऊच को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। कब? यानी जब ये कुबाचा ख़त्म तो मुल्तान को, ऊच को, सबको, इनको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। जो सिंध का अभियान हुआ था उस टाइम जो मिन्हाज थे वो इल्तुतमिश के संपर्क में आए थे, ठीक है। जो सिंध में, यानी जो सिंध में देवल राजा थे सुमरा, सिनानुद्दीन चंदशीर ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किन्होंने? सिनानुद्दीन चंदशीरी ने, ठीक है। कुतुबी अमीर, यानी वो अमीर, देखिए यहाँ पे ये देखिए, कुतुबी अमीर उनको कहते हैं जो ऐबक के अमीर थे, जबकि मुइजी अमीर उनको कहते हैं जो गोरी के थे, गोरी के अमीर थे। यानी वह कहता था कि उसका दिल करता है कि मैं इनके पैर चूम लूँ, फिर भी उसका विरोध करते थे। कौन? ये ऐबक के अमीर और गोरी के अमीर, यानी कुतुबी अमीर और मुइजी अमीर। ये कहता कौन था? इल्तुतमिश, कि दिल करता है कि मैं इनके पैर चूम लूँ, पर फिर भी ये लोग इससे नफरत करते थे। अब एक नया फंडा उभर के सामने आया, यानी ताजिक एवं तुर्कों का संघर्ष उभरा। इल्तुतमिश की शक्ति का आधार विदेशी मुसलमान थे, जबकि जो इल्तुतमिश था इसकी शक्ति का आधार कौन थे? विदेशी मुसलमान, यानी हिंदुस्तानी मुसलमानों को ये इतनी तवज्जो नहीं देता था। मिनहाज क्या कहता है कि विदेशी मुसलमान तुर्क ने पाक असल यानी तुर्क दास अधिक थे, ताजिकों ने गुजिदा वसल यानी ताजिक ये थे जो गैर तुर्क मुसलमान थे। यानी जो ताजिक थे वो कैसे थे? गैर तुर्क मुसलमान, जबकि विदेशी जो तुर्कान पाक असल थे वो तुर्क दास थे। जो ताजिकान गुजिदा वसल था, यानी जो ये थे, ये कहाँ के थे? मवरा उन नहर खुरासान के ईरानी थे ये बेचारे, ठीक है, सिंपल भाषा में। लेकिन जो इल्तुतमिश का वजीर था जुनैदी मलिक, कुतुबुद्दीन हसन गोरी, फारूकुल मुल्क इसामी का पूर्वज था, उसके प्रसिद्ध ताजिक अधिकारी थे। यानी ऐसा नहीं है कि ताजिक के लिए इन्होंने पद नहीं दिए थे। जो इसका वजीर था जुनैदी, ये ताजिक, मलिक कुतुबुद्दीन ये ताजिक था, हसन गोरी ये भी ताजिक, फारूकुल मुल्क इसामी ये भी ताजिक था जो इसामी का पूर्वज था। ये ताजिक अधिकारी थे, ठीक है। इल्तुतमिश तुर्कों का चहलगानी चालीसा बनाया। बरनी कहता है कि जो ये चहलगानी था यानी 40 तुर्कों का दल था, जो इसके अंदर 40 तुर्क शामिल थे, जबकि मिनहाज कहता है कि इसके अंदर 25 शमसी अमीर शामिल थे। इनको मजबूत करने के लिए खान की उपाधि तैयार की गई, यानी इनको एक जगह कट जोड़ करने के लिए जो इनको ऊपर इनका हेड होता था उसको खान की उपाधि दी जाती थी। इल्तुतमिश के बाद जो ये चालीसा का गठन किया था इन्होंने, ये किंग मेकर बन गए थे। ये आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे, यानी ये सब के लिए बराबर का रौब था तो ये सब तो आपस में करेंगे प्रतिस्पर्धा। बर्नी क्या कहता है कि जो प्रत्येक दास था, दास अधिकार घोषणा करता था अधिकारी कि मैं हूँ और दूसरा कोई नहीं, यानी ये बहुत बड़ी फेंकने लग गए थे, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। मंगोल समस्या की बात करें तो 1221 में तैमूरचिन यानी चंगेज खां सिंध पर आया। कहाँ आया? सिंध पर आक्रमण करने के लिए। जो चंगेज खां था ये खुद को क्या कहता था? खुदा का कहर। क्या कहता था चंगेज खान खुद को? खुदा का कहर। महान श्रापित भी अपने आप को ये कहता था। ख्वारिजम शाह कैस्पियन सागर पर भाग गए थे, यानी जब मंगोल समस्या उभरी, जब मंगोलों ने ख्वारिजम राज्य में अटैक किया तो वहाँ का जो शासक था ख्वारिजम शाह तो कैस्पियन सागर की तरफ भाग गया था। उसने अपने पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी को
मकबरनी भारत आए और मकबरनी ने अपना जो दूत था वो आइनुल मुल्क वो इल्तुतमिश के पास भेजा मदद के लिए, जबकि इल्तुतमिश ने उसको मरवा दिया और कहा कि दिल्ली की जो जलवायु है वो आपके अनुकूल नहीं है, क्योंकि इल्तुतमिश को पता था, यानी इल्तुतमिश को पता था कि अगर मंगोलों से पंगा ले लिया तो भारी पड़ेगा। तो इसलिए जो चंगेज़ खां था वो 1224 तक इंडिया के अंदर रहा, यानी भारत में रुका। यानी एंट्री कब की थी? 1221 के अंदर यहाँ पर एंट्री कर रहा है और 1224 में जा रहा है यहाँ से, यानी 1224 में यहाँ से चला गया था, 3 वर्ष रुका था लगभग। लेकिन जो चंगेज़ खां था वो ख़ारिज़म शाह का जो पुत्र था जलालुद्दीन मकबरनी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उसने क्या कहा था, यानी एक पिता को ऐसा ही पुत्र चाहिए। देखिए कुछ पॉइंट बचे हैं अभी, तो इनको भी हम जल्दी जल्दी बता देते हैं। अगर हम बंगाल की समस्या की बात करें तो अली मर्दान खां वहाँ का शासक बन गया था और खुद ने वहाँ उपाधि क्या ली थी? अलाउद्दीन की उपाधि से। फिर वो 2 वर्ष बाद क्या किया कि हुसामुद्दीन एवाज़ खिलजी ने उसकी हत्या कर दी। किसने? हुसामुद्दीन एवाज़ खिलजी ने। किसकी? अली मर्दान खां की। 2 वर्ष बाद। और खुद ने उपाधि ले ली। किसने? हुसामुद्दीन एवाज़ खिलजी ने उपाधि ले ली गयासुद्दीन की। और 1226 में इल्तुतमिश का पुत्र व अवध का सूबेदार नसीरुद्दीन महमूद ने राजधानी लखनऊ पर अधिकार कर लिया, यानी जो उस समय बंगाल की जो राजधानी थी यानी उस पर कब्जा कर लिया। किसने? गयासुद्दीन की उस पर। किसने? इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने 1226 के अंदर। लेकिन जो इल्तुतमिश का पुत्र था नसीरुद्दीन महमूद, इसकी मृत्यु 1229 में हो गई थी मंगोलों से लड़ते समय। इल्तुतमिश खुद बंगाल आया। फिर क्या हुआ? इल्तुतमिश खुद बंगाल आया और वह मलिक इख्तियारुद्दीन खिलजी के विद्रोह को समाप्त किया। यानी जो जब इसका पुत्र मर गया था तो यहाँ पर मलिक इख्तियारुद्दीन खिलजी ने विद्रोह शुरू किया, उसको दबाने के लिए खुद इल्तुतमिश आया। 1230-31 में बंगाल दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। दैट इज़ गुड पॉइंट। ठीक है। बंगाल का इक़्तिदार अलाउद्दीन जानी लख बनाया। अलाउद्दीन जानी को बंगाल का इक़्तिदार बना दिया। इसके बाद सैफुद्दीन ऐबक को वहाँ का इक़्तिदार बनाया और उसको उपाधि दी यागन तुत। किसकी? यागन तुत की। और लखनऊ का प्रमुख भी इसको बना दिया था। अगर इल्तुतमिश के प्रमुख अभियानों की बात करें तो इल्तुतमिश ने क्या अभियान किए थे? नंबर 1, 1226 के अंदर इन्होंने रणथंबोर जीता था। इसके बारे में एक कहावत थी कि 70 शासक इसको अभी तक जीत नहीं पाए थे। किसको? रणथंबोर के किले को। फिर 1227 के अंदर इसने मंडावर पर आक्रमण किया जो शिवालिक पहाड़ियों पर था। उसके बाद 1232 में ग्वालियर को पुनः पराजित किया। वहाँ का परिहार शासक था मंगलदेव, जिसको इन्होंने हराया था। मिनहाज को पद क्या दिए थे? यानी ग्वालियर विजय के बाद जो मिनहाज को पद दिए गए थे, कुजाज, खिताबत, इमामत, एहतिसाब, यानी ये 4 पद इसके लिए दिए गए थे। किसके लिए? मिनहाज के लिए। मालवा को इन्होंने लूटा था। उज्जैन के महाकाल मंदिर को इन्होंने ध्वस्त किया था और वहाँ से एक मूर्ति लेकर विक्रमादित्य दिल्ली लाया। इन महाकाल मंदिर से इस नाम की मूर्ति ये दिल्ली लाया। सिंध पंजाब के 12 दुर्गों को जीता और मकरान में सत्ता स्थापित की। किसने? इल्तुतमिश ने। यानी सिंध को जीता, पंजाब के 12 दुर्गों को जीता और मकरान में अपनी सत्ता स्थापित की। मेवाड़ राजधानी नगादा व गुजरात के चालुक्यों पर इन्होंने हमला किया था, लेकिन वो असफल रहा था, यानी उनको ये हरा नहीं पाया था। 1233-34 के अंदर मोहम्मद गोरी का दास मलिक नुसरतुद्दीन तायसी कालिंजर पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग का सहना और सुल्तान कोट की इक्ता इसको दी थी। किसको? नुसरतुद्दीन तायसी को। यानी ये मोहम्मद गोरी का ये भी दास था। अगर ये चाहता इल्तुतमिश तो इसको भी
हरा सकता था, लेकिन ये गोरी का था इसलिए रिस्पेक्टफुल था, यानी इसकी इज्जत की इन्होंने और इस पर अटैक नहीं किया। जब नसरुद्दीन ने ग्वालियर जीता तो इसको सुल्तान कोट की इक्ता प्रदान कर दी। इल्तुतमिश का जो अंतिम अभियान था वो 1236 के अंदर बामियान पर किया था। जो बामियान है कहाँ पर है? साल्ट रेंज के अंदर, इसको कोहे जूद भी कहा जाता है। खोखरों की शक्ति का प्रमुख केंद्र था कौन? बामियान, राइट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंतिम अभियान था बामियान पर। 1234 तुर्किस्तान का मंगोल शासक आन ओक्ताई का सिंध व कश्मीर पर आक्रमण निश्चय था, तो इल्तुतमिश नमक पर्वतमाला पर पहुंच गया। यहाँ पर पेट दर्द की वजह से 1236 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। यानी इसी 1234 में तुर्किस्तान का जो मंगोल शासक था आन ओक्ताई, उसने सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया था। इसलिए इल्तुतमिश पहले ही उससे आगे नमक पर्वत यानी साल्ट पर्वतों पर चला गया और 1236 में पेट दर्द की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। अगर इसके प्रशासनिक सुधारों की बात करें हम, तो ये प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। किसने? इल्तुतमिश ने। यहाँ पर 2000 तुर्क सैनिक नियुक्त किए, 2000 इक्ताओं का गठन यहाँ पर किया। कहाँ पर? दोआब के अंदर, राइट। ज्येष्ठ पुत्र नसरुद्दीन महमूद को इक्ता दी। कहाँ की? हाँसी की इक्ता पहले दी, उसके बाद इन्होंने अवध की इक्ता दी थी। किसने? इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद को क्या दी? इक्ता दी थी, जो पहले हाँसी की फिर अवध की। जबकि रुकनुद्दीन जो फिरोज था उसके लिए इन्होंने बदायूं और लाहौर की इक्ताएँ प्रदान की थी। ठीक है। प्रशासनिक संरचनाओं की नींव डालने का श्रेय भी इल्तुतमिश को है। प्रशासनिक संरचनाओं का, फारसी परंपराओं का यहाँ के वातावरण डालने वाला पहला सुल्तान, यानी जो फारसी परंपराएं थी उनको यहाँ के वातावरण डालने वाला भी ये पहला सुल्तान था। रजिया को उत्तराधिकारी इन्होंने बनाया था क्योंकि इसका कोई भी पुत्र योग्य नहीं था, जो एक ईरानी परंपरा थी, यानी अपनी लड़की को भी उत्तराधिकारी बना सकते हैं, ये एक ईरानी परंपरा थी। पुत्रों की शिक्षा के लिए उन्होंने बगदाद से 2 पुस्तकें मंगवाई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आदाबुस सलातीन और मासिरुस सलातीन, ये 2 पुस्तकें इन्होंने बगदाद से अपने बच्चों की शिक्षा के लिए मंगवाई थी। इन दोनों से इन्होंने ईरानी राजतंत्र परंपरा ग्रहण की, इन दोनों किताबों से। ठीक है। दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने केंद्रीय सेना हस्म कल्ब को बनाया। अहमद अयाज को इन्होंने रावत अर्ज का पद दिया था। किसको? अहमद अयाज को, जो शमसी-दासों यानी 30 वर्ष तक इस पद पर बना रहा था। इसने अहमद अयाज ने कहा था कि प्रशासन का मुख्य रक्षक और संबल मैं ही हूँ। किसने कहा था? अहमद अयाज ने। नेल्सन राइट कहते हैं कि इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था, यानी पहला ऐसा सुल्तान था जिनके सिक्के पश्चिम सिक्कों से काफ़ी मिलते थे। ये कौन कह रहा? नेल्सन राइट। सबसे पहला शुद्ध अरबी का सिक्का जो था वो इल्तुतमिश ने चलाया था। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका चलाया था जो 175 ग्राम का था, जबकि तांबे का जीतल भी इन्होंने चलाया था। जो चांदी का टंका था इस पर उस शहर का नाम भी गुदवाता था, यानी गुदा हुआ होता था। महमूद गजनी के सिक्कों पर महमूदपुर लिखा हुआ है। ठीक है। इल्तुतमिश 33 प्रशासक हटाए जो उच्च कुल के नहीं थे, जबकि इन्होंने निजामुद्दीन मुल्क जुनैदी को नहीं हटाया था, जो इनका वजीर था, जबकि वो उच्च कुल का नहीं था, वो एक क्या था? लोहार था। ये जुनैदी वही था जब उलेमाओं ने हिंदुओं से इस्लाम या मौत में से एक को चुनने को कहा तो इन्होंने इससे मना किया था। किससे? इल्तुतमिश से। इब्न बतूता क्या कहते हैं कि इन्होंने महल के सामने 2 संगमरमर की शेरों की मूर्तियां बनवाई थी। ठीक है। और जिनके गले में घंटियां बंधी हुई थी, यानी न्याय के लिए ये इन्होंने बनवाया था। कौन कहता है? इब्न बतूता। आगे जहांगीर ने भी इस परंपरा को चलाया था, जिन्होंने आगरा के किले के शाहबुर्ज में जंजीर न्याय की व्यवस्था शुरू की थी। इल्तुतमिश न्याय के लिए क्या करता था? न्याय के लिए काजी अमीरदाद की नियुक्ति
करता था, यानी काजी होते थे और अमीरदाद होते थे। शिक्षा की बात करें तो दिल्ली में बदायूं के मुख्य केंद्र थे, जहाँ पर इन्होंने म्यूजियम या मदरसा मुइजी कॉलेज खोला। ठीक है, दिल्ली के अंदर इन्होंने म्यूजियम कॉलेज सर्वप्रथम बनाया था। ठीक, ये जो इसका पुत्र है उसका मकबरा दिल्ली के मकबनपुर में है, यानी वहाँ पर बनवाया। यानी इसका पुत्र कौन था जिसका बनवाया? नसरुद्दीन महमूद, और जिसको क्या कहते हैं? सुल्तानगढ़ी कहते हैं, यानी तुर्कों का पहला मकबरा था और इसको कहते क्या? सुल्तानगढ़ी। ठीक है, इसीलिए इसको मकबरों का महापिता कहा जाता है। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने ये बताया है क्या कि ये तुर्कों का पहला मकबरा था। सामंतशाही विनाश के लिए एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी, जो कि सर्वप्रथम किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने। मोहम्मद गोरी ने ऐबक को कोहराम का इक़्तिदार बनाया था। राइट, अगर इनकी अन्य उपलब्धियों के बारे में बात करें तो अन्य उपलब्धियों के अंदर क्या है? इल्तुतमिश ने महल दौलत खाना में 2 महल बनवाए थे, जिनमें एक था केसर सफ़ेद, एक था केसर फिरोजा यानी हरा महल। जबकि इल्तुतमिश ने मिनहाज और मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण दिया था। इल्तुतमिश ने नासिरी दरबार में रहा था। कौन? नासिरी। अमीर खुसरो के पिता सैफुद्दीन दिल्ली आया था, यानी जो अमीर खुसरो था उसका पिता भी इल्तुतमिश के शासनकाल में सैफुद्दीन दिल्ली आया था। मिनहाज ने इसको सुल्तानी शहीद कहा है। भाई वाह। निजामुद्दीन औलिया को क्या कहते हैं कि स्मरण शक्ति तेज थी, ये सोते हुए अधिकारियों को नहीं जगाता था। कौन कहते हैं? निजामुद्दीन औलिया कहते हैं इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, अगर इसके राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो ये प्रथम मुस्लिम ग्रंथ किसने लिखा? फ़ख्र मुदब्बिर ने आदाबुल हर्ब व सुजाता या आदाबुल मुल्क। ठीक है, जो राजनीतिक सिद्धांत है इसके। नसरुद्दीन महमूद औफ़ी 1231 में इसके दरबार में जवामिल हिकायत लिखी थी। किसने? 1231 में नूरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी ने। ठीक है, नूरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी ने। इस जवामी उल हिकायत में ही सर्वप्रथम उल्लेख है किसका? चुंबकीय कंपास का। दिल्ली की बात करें तो मुसलमान शक्ति का केंद्र था। ये क्या था? दिल्ली, यानी कुव्वतुल इस्लाम भी इसको कहा जाता था। 1221 में बख्तियार काकी आए यहाँ पर और शमसी तालाब निर्माण में सहायता की इल्तुतमिश की। किसने? बख्तियार काकी ने। शेख बहाउद्दीन ज़करिया मदद से मुल्तान की विजय की। यानी देखिए, यानी जो शेख बहाउद्दीन ज़करिया हैं उसकी मदद से इन्होंने क्या जीता था? मुल्तान को जीता था। शेख नक्शबी उर्फ सुगरा, इसको ये क्या कहता था? पिताजी कहता था। कौन? इल्तुतमिश। शेखुल इस्लाम के पद का सृजन इल्तुतमिश ने ही किया था और जिस पर पहली नियुक्ति सुगरा की हुई थी। शेख निज़ामुद्दीन एवं नूरुद्दीन मुबारक आपस में झगड़ा हुआ है तो उसको सुलझाया इल्तुतमिश ने अपने सामने। ठीक है, इस्लामी व ग्रंथों